वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 183 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न करंट अफेयर्स के हेल्प करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 183 तक या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? लद्दाख, लक्षद्वीप, नई दिल्ली या जम्मू कश्मीर? उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है लद्दाख ने। ए है इसका आंसर। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार लद्दाख ने 97% से अधिक साक्षरता हासिल कर ली। और उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वर्ष 2022 से वर्ष 2027 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 5 करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना। अच्छा, एक प्रश्न पूछ ले कोई, भारत में निरक्षर किसे माना जाता है? या 4 विकल्प बना के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक का है और जो किसी भी भाषा में पढ़ या लिख नहीं सकता, वो क्या है? निरक्षर है। तो पीसीएस में पूछे भी जाते हैं इस तरह के प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में तपन कुमार डेका का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? देखिए, जो सरकार केंद्र सरकार में नवनिर्वाचित हुई है, मतलब जो एक बार फिर से वही सरकार बनी है, तो अधिकतर जो चीज़ें पहले थी 80 से 85% सब वैसे की वैसे हैं। तो तपन कुमार डेका का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। सी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष के सेवा विस्तार उनका जो है बढ़ा दिया है और अब उनका जो उस पद पर वो बने रहेंगे 30 जून 2025 तक। इससे रिलेट करते हुए कुछ प्रश्न जो इससे बन सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत यानी होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो केवल 2 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई? 64वीं कहाँ हुई है ये? इंडोनेशिया में नहीं हुई, सिंगापुर में नहीं हुई, यूनाइटेड किंगडम लंदन में नहीं हुई, ये हुई है भारत के नई दिल्ली में। सी है इसका आंसर। तो 25 से 27 जून 2024 तक ये नई दिल्ली में हुई 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 से 27 जून 2024 को नई दिल्ली भारत में। और भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष देश है, इसलिए बैठक कहाँ हुई? भारत में हुई। इससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो मुख्यालय है अगर पूछ ले वो कहाँ पर है? तो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के कितने सदस्य देश हैं? तो 87 हैं भारत को मिलाकर। और विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद कौन सा है? भारत के बाद यूरोपियन यूनियन, तीसरा है चीन और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और विश्व में चीनी का सबसे खपत करने वाला देश पूछ ले तो कौन सा है? वो है भारत। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2024-25 में 400 शाखाएं या बैंकिंग आउटलेट खोलने की योजना बना रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक। 24-25 में 400 शाखाएं खोलेगा अपनी एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भारतीय स्टेट बैंक वर्ष 2024-25 में 400 शाखाएं या बैंकिंग आउटलेट खोलने की योजना बना रहा है। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने इसकी जानकारी दी। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। 5वां प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये गरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास। वरुण थल सेना, गरुण वायुसेना और शक्ति हो गया नौसेना। कौन सा सही सम्मिलित है इसमें?
गरुण, ठीक है, बेस्ड ऑन विष्णु पुराण यानी हवा वायु, ठीक है। वरुण हो गया थल सेना और शक्ति हो गया नौसेना। तीनों के तीनों ऑलरेडी सही से मिले थे। डी है इसका आंसर 1 2 3। तो इंपॉर्टेंट है, संयुक्त सेना अभ्यास एग्जाम्स में पूछ ले आते हैं। कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच है, या भारत और किन दूसरे देश के बीच है? तो भारत और फ्रांस के मध्य तीनों सैन्य स्तर पर संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया जाता है। जैसे कि नेवी जो है वो है वरुण, वरुण एक नौसेना अभ्यास है, गरुण एक वायुसेना अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच, और शक्ति जो है एक थल सेना अभ्यास है यानी इंडियन आर्मी का। ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अब प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत किस देश के साथ गरुण नाम से वायु सैनिक अभ्यास का आयोजन करता है? तो फ्रांस के साथ। ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीडीएस अप्रैल 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस भारत के, उनका नाम है जनरल अनिल चौहान, किस यूरोपीय देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो अप्रैल 2024 में उसी देश की आधिकारिक यात्रा पर गए जिस देश के साथ भारत करता है शक्ति, अरुण और वरुण। शक्ति, वरुण और गरुण नौ संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी फ्रांस गए वो। सी बी है इसका आंसर। अप्रैल 2024 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। सीडीएस अनिल चौहान की इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच यानी भारत और फ्रांस के बीच सशक्त रक्षा संबंधों को और भी सुदृढ़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, मतदान के दौरान मतदाता की उंगलियों पर लगाए जाने वाले निशान के लिए जो अमिट स्याही है वो किस रसायन का उपयोग किया जाता है? उसमें उस स्याही में कौन सा रसायन होता है? अमिट मतलब 3 4 दिन तक वो नहीं मिटती है, 7 दिन तक भी निशान रह जाता है उसका। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इस स्याही का उत्पादन कर्नाटक सरकार के उपक्रम मैसूर पेंट्स के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सभी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को इन तीनों अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो डी है इसका आंसर। तो अभी तक संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शक्ति और विश्वास, सहकारिता और ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो डी है इसका आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पेश किया था? प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, तो इसके लिए प्रस्ताव पेश किया था यूएन में भारत ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, योग की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पर? भारत में। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। उन्होंने अपने योग सूत्र में योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से संकलित और परिष्कृत किया। किन्होंने? महर्षि पतंजलि ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए 9 जनवरी 2015 को भारत द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव पास किया था उन्होंने, या पारित किया था। और दुनिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को। ये तो इतिहास हो गया। अब आ जाइए करंट अफेयर्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 किस स्थान पर मनाया? ऋषिकेश, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली या हरिद्वार? इसका आंसर है JNK, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र आयोजित करने में देश का नेतृत्व किया। और जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ योग किया। तो श्रीनगर में मनाया गया, जम्मू कश्मीर में, 21 जून 2024 को। 12 प्रश्न है, विश्व में कौन सा दिन ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गया, और ओलंपिक दिवस मनाया जाता है
23 जून को। सी है इसका आंसर। देखिए 23 जून को दुनिया भर में ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और 33वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक आयोजित किया जाएगा वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पेरिस, फ्रांस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक, यानी अगले महीने से शुरू हो रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि विश्व में पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? 23 जून को ही 1948 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न कर ले तो 23 जून 1894 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ओलंपिक आंदोलन के मूल्य क्या हैं? उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता। ओलंपिक छल्लों में रंग क्या है? ये ओलंपिक छल्ले, ओलंपिक में कितने छल्ले हैं वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 5 छल्ले, और वो 5 छल्ले में कौन कौन सा रंग है? नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है, और ये जो है ना 5 बसे हुए महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं ये ओलंपिक के 5 छल्ले। वो महाद्वीप हैं एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है? फ्रांस के पियरे डी कुवर्टिन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इनको माना जाता है आधुनिक ओलंपिक का अध्यक्ष, आधुनिक ओलंपिक का जनक। और वर्ष 2024 ओलंपिक दिवस का विषय या थीम अगर पूछ ले तो क्या है? चलो चलें और जश्न मनाएं। इंग्लिश में लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। बाल श्रम के खिलाफ पहला विश्व दिवस 12 जून 2002 को स्विट्जरलैंड जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया था। और आईएलओ का मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पर है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। बाल श्रम निषेध विश्व दिवस 2024 का विषय क्या है? आइए अपनी प्रतिबद्धता पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। और भारत में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016 है, जो सभी प्रकार के रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछ ले तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे नई केंद्र सरकार में लोकसभा स्पीकर चुना गया है? तो उन्हीं को चुन लिया गया एक बार फिर से जो पहले थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ओम बिरला। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। ठीक है, लोकसभा स्पीकर के पास बहुत सारी पावर होती हैं। जब पॉलिटी हमने कवर की थी तो उसमें सारी शक्तियों पर जो है प्रश्न बनाए थे इनकी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन तय करता है? लोकसभा स्पीकर ही करता है। तो ओम बिरला को एक बार फिर से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नई केंद्र सरकार में किसे लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है? नई केंद्र सरकार में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो नई केंद्र सरकार में राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता चुना गया है। और गांधी फैमिली में ये तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी इस पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए। बाकी ये तो अपनी शक्ति पहचान ही नहीं पाए, एनडीए सरकार में कुछ नहीं मिल पाया इनको। चलिए, तो 15 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।